रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें परिचय और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया था। और मैंने ये देखा था कि नॉर्थ अमेरिका का सीमा किस किस महासागर से लग रही है। अलग अलग महासागरों को हम लोग अलग अलग तरीकों से पढ़े थे। आज फिर हम चर्चा करेंगे उत्तर अमेरिका के भूभौतिक रचना के बारे में। भूभौतिक रचना में हम लोग खासतौर पर पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो एक आपके अंदर परसेप्शन पावर का विकास आसानी तौर पे हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग पूरे जोश के साथ आए होंगे और आप लोगों के जोश अंदरों से जो जोश की एक सीमा थी वो एक चरम सीमा पे पहुंच गई होगी और यही जोश बनाए रखेंगे और आगे की सारी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका के हमने भूभौतिक रचना के बारे में तो पहले ही पढ़ चुका हूं। जैसे कि आप लोग अगर टेबल कुर्सी बैठे हैं तो व्हाइट शीट यानी उजला पेपर एक ले लेंगे, प्लेन पेपर लेंगे और पेन और पेंसिल के साथ जरूर बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद आप जब मेरे साथ बनाएंगे तो आपका समझ आसानी से विकसित होंगे। क्योंकि आप बैठ के देखेंगे तो उतनी समझ विकसित नहीं हो पाएंगे जितनी आप यहाँ पे मेरे साथ करेंगे तो और ज़्यादा विकसित होंगे। देखिए अब आप पेन पेपर ले लेंगे। मुझे आशा है कि आप पेन पेपर लिए होंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम बताए थे, पहले तो हम लोग सी बनाएंगे। पहला स्टेप ये रहेगा कि सी बनाएंगे, फिर सी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इस तरह से बढ़ाए थे और बढ़ाने के उपरांत थोड़ा सा इसको इस तरह से खींचे थे, फिर ऐसे किए थे। देख लीजिए 3 स्टेप इतना तक आया था और चौथा स्टेप में हम लोग इस तरह से थोड़ा सा कर्व कर दिए थे और फिर यहां से ऐसे किए थे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऐसा फिगर था। अब देखिए इस चीज को आप देखेंगे तो आसानी से चीजों को समझेंगे। जैसे कि ये आपने इससे पहले वीडियो में देखे होंगे, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है। फिर आपको बताए थे ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। और ये इसके ईस्ट में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और इसके उत्तर अमेरिका के ऊपर में आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर। आप इन चीजों को देख रहे होंगे तो आपके अंदर एक चीज तो विकसित हो गया होगा कि उत्तर अमेरिका अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा है। हम इसकी बात करेंगे। ये कैलिफोर्निया का पेनिनसुला है और इस भाग को हम लोग जो कहते हैं इसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। इसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। समझ गए होंगे ये चीज। और फिर हम आपको बताए थे, देखिए ये एक ग्रीनलैंड है जो अभी डेनमार्क का पार्ट है। इस ग्रीनलैंड के बीच में एक जल संधि था, आप लोग को भली भांति याद होगा। और ये एक और जल संधि था, अगर आप लोगों को याद है तो एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि हमने बताए थे ये एक बेरिंग जल संधि है। ये बेरिंग जल संधि है और ये डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि है। आज इस अमेरिका के
बाहर से तो हमने कल इस बैकग्राउंड को देखे थे कि इस अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक महासागर है और इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर है और इस नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में आपको दक्षिण अमेरिका मिलेंगे। आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इन चीज़ों को मैंने समझा। अब इस पृथ्वी के जिस भाग की चर्चा कर रहे हैं उस भाग में हम लोग अंदर आने के प्रयास करेंगे कि ये अमेरिका के अंदर भूभौतिक रचना कैसी है। भूभौतिक रचना मतलब पर्वत यानी माउंटेन, पठार प्लेट्यू, और हम कुछ मैदान यानी फील्ड के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, समतल भूमि के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे समतल भूमि कौन है, पठार कहाँ से कैसे बनेंगे और पर्वत कैसे बनेंगे। तो हम आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि आप लोग अपने शीट पेपर में इस तरह से 3 रेंजेज यहाँ पे हैं। आप इसको देख रहे होंगे, ये 3 रेंजेज हैं, सी और आर। फिर एक रेंज यहां है, इसको कहते हैं ए, और एक रेंज यहां है, इसको कहते हैं बी। ये जो फिगर है इस तरह का, इसे हम पर्वत कहते हैं, इसे हम पर्वत कहते हैं। ये पर्वत का सिंबल है, यानी उत्तर अमेरिका के पश्चिम में ये 3 पर्वत, उत्तरी भाग में ये 2 पर्वत और इसके पूर्वी भाग में 1 पर्वत और है। अब इन समूह का नामकरण कर लेते हैं कि आखिर ये पर्वत है कैसे कैसे, ये कौन कौन से पर्वत हैं। अब आप चर्चा करेंगे इस पर्वत की। देखिए सी से कैस्केड, फिर ये सी से कोस्टल, कैस्केड और आर से रॉकीज। यानी ये सी और आर जो है ये आपका कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज और रॉकीज रेंज हैं। ये 3 रेंजेज हैं। दूसरी बात करेंगे ए से, ये आपका अलास्का है, अलास्का रेंज। ये आपका ब्रुक्स रेंज। आप देखिए ध्यान से, यानी उत्तर अमेरिका में मुख्यतः ये 5 और 1 6 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे। आपको अंदर से आएगा सर रेंज क्या होता है। तो रेंज जब पर्वतों का कई सारा समूह एक सीधी रेखा में चलती रहती है तो एक रेंज का निर्माण होता है। तो CCR कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज रेंज हैं। ये नीचे अलास्का रेंज और उसके ऊपर में ब्रुक्स रेंज हैं। फिर आप जो ये देख रहे हैं इस साइड का, इसे कहते हैं अपलाचियन रेंज। ये 6 पर्वत श्रृंखलाएं हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका के मुख्य भूमि में, शब्दों पे ध्यान देंगे, नॉर्थ अमेरिका के मुख्य भूमि में 3 देश हैं। नॉर्थ अमेरिका के मुख्य भूमि में 3 देश हैं। आपका सबसे ऊपरी भाग जिसे हम लोग कहते हैं कनाडा, बीच में USA और जो नीचे का पार्ट है इसे हम लोग मैक्सिको कहते हैं। अब आपको इतना में क्लियर होगा। आप जब बैठेंगे
तो आप अपने साथ एक एटलस बुक जरूर रखेंगे। मुझे आशा है कि आप एटलस बुक लेके बैठे होंगे, क्योंकि जब आप एटलस बुक लेके नहीं बैठेंगे तो आप कई चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इन चीज़ों के बारे में आप जब एटलस में देखेंगे तो इसके साथ आप कई चीज़ों को ऐसे देख रहे होंगे, कई चीज़ों को आप आसानी से समझ रहे होंगे जो आप रट के नहीं कर सकते हैं। आप आसानी से देख के उसे आप अपने अंतरात्मा में बिठा सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसे रग रग में दौड़ने दे सकते हैं। ये यहीं से हो पाएगी जब आप उसको बार बार देखेंगे। बिना देखे तो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जब भी बैठेंगे तो एटलस बुक लेके बैठेंगे। तो क्या मेरे ख्याल से क्लियर है? ये 6 रेंजेज हैं और अलग अलग रेंजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस अलास्का रेंज में, इसी अलास्का रेंज में इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, या इसी को किसी बुक में आप देखे होंगे माउंट देनाली भी लिखा रहता है। दोनों एक ही चीज है। तो आप उत्तर अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली एक ही नाम है, जो अलास्का रेंज में है, जो अलास्का रेंज में है। कई बार ये पूछ लेता है कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, तो यहीं पे कोस्टल रेंज में एक श्रृंखला है जिसका नाम है माउंट विटनी। माउंट विटनी। अब आप इस घबराएंगे नहीं, हिंदी में भी विटनी ऐसे ही लिख लेते हैं। ये माउंट विटनी है। ये इस कोस्टल रेंज या रॉकीज रेंज के ये सबसे ऊंची चोटी है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पर्वतें बनती कैसे हैं। क्या ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन है, ये आमतौर पर एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन पर्वत बनने की प्रक्रियाएं क्या है, पर्वत बनते कैसे हैं, हम सही से बात करें तो सिर्फ पर्वत बनने की प्रक्रिया पे बात करेंगे। और चूंकि इतना तो पढ़े हैं तो हो ना हो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि अपलाचिन रेंज की सबसे जो ऊंची चोटी है इसे कहते हैं माउंट मिशेल। बराक ओबामा की पत्नी माउंट मिशेल, जब मिशेल ओबामा यहां पहुंची थी तो उसके सम्मान में इसका नाम माउंट मिशेल रख दिया गया था। तो आपको क्लियर होगा कि अपलाचिन रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। अप्रोक्स 37 मीटर की है ये चोटी, और इसका रेंज माउंट मैकिनले 6200 मीटर का रेंज का है। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ये एक आमतौर पे सामान्य इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन के अलग ये पर्वत बनने की प्रक्रियाएं क्या है। जब कंसेप्ट में आएंगे तो आपके अंदर से ये होना चाहिए कि ये पर्वत बनने की क्या प्रक्रियाएं हैं, पर्वत बनते कैसे हैं। तो फिर चर्चा हम लोग करेंगे पर्वत बनने की। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। चलिए, तो मैं अब इससे आगे आने का प्रयास करूं। देखिए, चर्चा रहेगी प्लेट के टकराने से पर्वतों के निर्माण होते हैं। हम आपको पहले क्लास में बताए थे कि ये जब पेंजिया और पेंथालसा की बात कर रहे थे तब बताए थे कि प्लेट जब पेंजिया में विस्फोट हुआ था तो 7 मेजर प्लेट और कई छोटे छोटे माइनर प्लेट बने थे। किसी बुक में आपको 13 से 14 माइनर प्लेट नजर आएंगे और 7 मेजर प्लेट नजर आएंगे, जिसमें आपको बताए थे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बताए थे। ये 7 मेजर प्लेटेड हैं। कुछ माइनर प्लेट भी है, जैसे कि खास तौर पे आप देखे होंगे नाजका प्लेट के बारे में चर्चा सुने होंगे। नाजका प्लेट बहुत ही प्रसिद्ध प्लेट था। इस प्लेट की एक अपनी सीमा है। तो हम चर्चा करेंगे
नाज़का प्लेट की कि ये नाज़का प्लेट क्या होता है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं प्लेट क्या होता है। पहला सवाल, प्लेट क्या है। तो प्लेट बताए थे, जब पेंजिया में विस्फोट हुआ था तो छोटे छोटे टुकड़ों का, लैंड का जो टुकड़ा था और कुछ बड़े टुकड़ा था, उसे हम लोग कहते थे प्लेट। तो प्लेट, जब ये प्लेट है तो ये चूंकि प्लेट मॉल्टेन मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो द्रव गलित चट्टान है जिसे मैग्मा कहते हैं, इस मैग्मा के ऊपर भूमि का वो पार्ट फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, खिसकता रहता है। ये प्लेटें खिसकते हैं। तो प्लेट आमतौर पे 3 तरह के होते हैं। प्लेट 3 तरह के होते हैं। एक आपका अभिसारी प्लेट, और एक प्लेट आपका अपसारी प्लेट, और तीसरा है आपका रूपांतरित प्लेट। इन्हीं प्लेटों के टकराने से पर्वत और पठार का निर्माण होता है। अब कहिएगा कि यह अभिसारी प्लेट क्या होता है। देखिए अभिसारी प्लेट क्या होता है। इसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट यह है आपका। अपसारी प्लेट को इंग्लिश में डाइवर्जेंट प्लेट कहते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट। और रूपांतरित प्लेट को सामान्यतः पैरेलल प्लेट का संज्ञान देते हैं। देख लीजिए, हम चर्चा करेंगे अभिसारी प्लेट क्या होता है, अपसारी प्लेट क्या होता है और रूपांतरित प्लेट क्या होता है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभिसारी प्लेट के बारे में। अभिसारी प्लेट आप लोग अब लिखना बंद करेंगे, ध्यान थोड़ा इधर देंगे कि अभिसारी प्लेट होता क्या है। देखिए एक प्लेट आपका ये है और एक प्लेट आपका ये है। देखिए इस प्लेट का मूवमेंट इस तरह होता है। अब आपके अंदर से आएगा कि आखिर ये प्लेट मूव क्यों करेगा। देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये भाग है 3 तरह से बना है। देख लीजिए, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ क्रस्ट है। सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ इसका मेंटल है। और जब सबसे अंदर का पार्ट है इसे कोर कहते हैं, जो निकेल और आयरन से बना होता है। ये आपका पृथ्वी की आंतरिक बनावट है। अब आप देखते होंगे जो निकेल और आयरन से बना हुआ पार्ट काफी कठोर होगा, इससे थोड़ा हल्का ये होगा, और सबसे हल्का वाला पार्ट जो होगा ये होगा, जो आप आमतौर पे हम प्लेट के नाम से जानते हैं। होता क्या है, जब इस प्लेट में पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो ये प्लेट इसके साथ मूव भी करती है। उदाहरण के लिए ये जो मेंटल है, यहां पे द्रव गलित चट्टान यानी मैग्मा, जिसका घनत्व इस क्रस्ट के घनत्व से बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका घनत्व ज्यादा होंगे वो नीचे रहेंगे और ऊपर वाले उस पे फ्लोट करेंगे यानी तैरेंगे। पृथ्वी घूर्णन करेगी तो कहीं न कहीं इस प्लेट में भी खिंचाव
पैदा होगा। हम बताए थे जो प्लेट जो है एक साल में 1 से 15 सेंटीमीटर तक खिसकता है। जब ये खिसकता है तो इस तरह से देख लीजिए, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। देखिए, एक इधर से आया और एक इधर से आया, दोनों टकराएगा तो एक नीचे जाएगा, एक ऊपर की ओर तो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये प्लेट इधर से गया, ये प्लेट इधर से गया। जो प्लेट कमजोर होगा वो, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का प्लेट होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा। यानी जब इसका डायग्राम बनेगा तो आप ऐसे बनाएंगे इसको, देखिए होगा। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये कन्वर्जेंट प्लेट का एग्जांपल है। अब ये इसमें घर्षण होगा, इसमें जब घर्षण होगा इसमें, तो घर्षण इतना ज्यादा होगा कि इस चट्टान को पिघलाने के लिए वो पर्याप्त है। जब ये चट्टान पिघल जाए, जब ये चट्टान पिघले तो यही द्रव गलित चट्टान होता है, यही मैग्मा होता है। जब मैग्मा होगा तो इसमें प्रसार ज्यादा होगा, प्रसार ज्यादा होगा तो ये क्रस्ट पर कहीं न कहीं बल लगाएगा, क्रस्ट पर एक बल आरोपित करेगा। पृथ्वी का अगर ये सतह है, अगर ये पृथ्वी का सतह है और पृथ्वी के सतह पर अगर यहाँ पे ये मैग्मा है तो मैग्मा क्या करेगा, इस तरह से उठेगा, उठने का प्रयास करेगा और जहां पृथ्वी का पार्ट कमजोर पड़ेगा वहां ये फट के इस तरह से निकल जाएगा। देखिए, और जब ये निकलेगा तो एक राख के साथ निकलेगा और इसी को हम लोग कहते हैं, जब ये अंदर था तो मोल्टेन मैग्मा था और जब ये फूट के बाहर निकला तो इसे हम कह देते हैं ये मैग्मा था। और जब इस पृथ्वी के क्रस्ट को, भूपरपट्टी को तोड़ के जब बाहर निकला तो ये लावा बना। तो आप लोग कहते हैं सामान्यतः इसे ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जाना जाता है। यही मोल्टेन मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पे आ जाए तो वही ज्वालामुखी कहला गया। और ये ज्वालामुखी जब ठंडा होंगे तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे, अटकेंगे तो पर्वत का निर्माण कर देंगे। तो उससे जो बनेगा ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। आप पढ़े होंगे जापान का फुजियामा पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब ये दोनों प्लेट टकराते हैं तो फोल्ड किया, जब ये दो प्लेट टकराए तो फोल्ड किया तो यहां पे बना फोल्ड माउंटेन, जिसे हम लोग कहते हैं सामान्यतः मोरदार पर्वत। एक एग्जांपल और लेके चेक करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल को। एग्जांपल क्या है, आप लोग जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो अपने घर में आटा तो गूंथी ही होंगी। जब आप लोग आटा गूंथते हैं तो एक चीज जरूर देखते हैं कि आटा गूंथ के आप लोग इस तरह से मिलाते हैं, ऐसे करते हैं और एक लंबा सा डंडा टाइप का बनता है। क्या वो लूज तो रहता ही है। जब वो लूज रहता है तो आप देखेंगे कि वो जब आप दोनों को दो टुकड़ों में बांटेंगे और दोनों को इस तरह से फोर्स करेंगे तो वो सामान्यतः आप देखे होंगे ऐसे हो जाते हैं। आप देखते होंगे जब आटा गूंथे हैं, दोनों गूंथे हुए पार्ट को इस तरह दबाएंगे तो सामान्यतः ऐसी आकृति तो बनती ही है। ये जो आकृति है उठा हुआ भाग, इसको आप ऐसे भी देख लीजिए, थोड़ा सा और समझ में आ जाएंगे। देखिए, ज्यादा लगेंगे ज्यादा होगा, देख लीजिए। इस तरह से जो उठे हुए भाग हैं यही तो पर्वत बन गए। और देखिए, उठने के बाद जब आटा ऐसे दबाइएगा तो उसके एक भाग तो उठेगा और दूसरा भाग इस तरह से नीचे की ओर चला जाएगा। ये नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं माउंटेन वैली।
यानी घाटी देख कहते हैं, पर्वतीय घाटी यही है। अब आपके अंदर से एक चीज आएगा, एक कंसेप्ट तो निकल के आ गया, घाटी क्या होता है। तो आप कहेंगे जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो मोरदार पर्वत बनते हैं, और उस दो मोरदार पर्वत के बीच में जो खड टाइप का जगह बनता है, इसे हम लोग घाटी कहते हैं। तो घाटी शब्द क्लियर है कि घाटी दो पर्वतों के बीच की जो जगह है, इस जगह को हम लोग घाटी कहते हैं। एक गड्ढा तो बना, आप सुने होंगे रिफ्ट वैली, इस तरह के ही बनते हैं। और अभी आपको पढ़ाए हैं उत्तर अमेरिका में 3 तरह के पर्वत पढ़ाए हैं। आप ध्यान दीजिए वो 3 तरह के पर्वत कैसे बनते हैं, और वो पर्वत है क्या। देखिए हम एक बार फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये था आपका देखिए ये बना 3 पर्वत, कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज, सी और आर। ये एशियन प्लेट था, ये नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है। दोनों प्लेट जब टकराएंगे तो ये पर्वत बना कोस्टल, कैस्केड एंड रॉकीज पर्वत। यानी आपको क्लियर होगा कि ये जो पर्वत 3 बने हैं, ये तीनों पर्वत न्यू मोरदार पर्वत का उदाहरण है, यानी फोल्ड माउंटेन। तो आप इसको कह सकते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन, यानी नया मोरदार पर्वत। क्या ये तो क्लियर होगा। पर्वत बनने की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक ये देख लीजिए, ये बहुत पुराना पर्वत है, इसीलिए इसे कहते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन ही है, क्योंकि इधर से अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट टकराएंगे तो इस तरह के पर्वत बनेंगे। और ये पर्वत भी कई साल पुराने बने थे। अपलाचियन था, तो अपलाचियन पर्वत जो है इसे हम कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी पुराना मोरदार पर्वत। आप कहेंगे इंडिया में भी इसका 2 एग्जाम्पल है। आप सुने होंगे हिमालय पर्वत और अरावली सुने होंगे। हिमालय पर्वत न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, तो वहीं अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो अभिसारी प्लेट से मोरदार पर्वत बनते हैं, ये क्लियर है। तो पर्वत के एक प्रकार में मोरदार पर्वत समझ में आ गया कि मोरदार पर्वत बने कैसे। यानी जब 2 प्लेट आपस में अभिसारी टकराव होते हैं, जब 2 प्लेट में जब 2 प्लेट एक ही ओर गमन करते हैं, तो उसमें जो टकराव के बाद जो प्लेट बने हैं, उस प्लेट का नाम है, उस प्लेट से बने पर्वत का नाम है नया मोरदार पर्वत। और उसी से पुराने मोरदार, जो पुराने समय में बहुत पहले हुए थे, उसे पुराने मोरदार पर्वत कहते हैं। और जो हाल फिलहाल में हुए हैं, यानी 4-5 मिलियन वर्ष पहले हुए थे, उसे हम लोग न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं। आप सुने होंगे जहां आज हिमालय है, वहां आज से कई वर्ष पहले टेथिस सागर हुआ करता था, लेकिन आज वहां हिमालय है। क्योंकि जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया था, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, वहां पे एशिया से जुड़े तमाम शब्दों को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग ओल्ड फोल्ड माउंटेन और मोरदार पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी अभिसारी प्लेट के टकराने से मोरदार पर्वत बना। दूसरी बात करेंगे हम लोग भरनसोथ पर्वत, यानी फॉल्ट माउंटेन। देख लीजिए,
फोल्ट माउंटेन क्या होते हैं। अगर आप लोग इसको रिवीजन करेंगे और जब अगले कक्षा में आएंगे, अगले क्लास में जब आप लोग आएंगे, तो 10 से 15 मिनट हम जितना पढ़ाएंगे उसका एक रिवीजन भी करेंगे और यहीं पे कर लेंगे रिवीजन। आप लोग एक बार इसको रिवीजन करेंगे और तब हम बारीकी से उसका यहाँ पे थोड़ा टेस्ट ले लेंगे, 10 मिनट 5 मिनट का टाइम लेंगे और वो टेस्ट ले लेंगे आप लोगों से। ध्यान दीजिए। अब एक अभिसारी प्लेट तो हो गया, दूसरा प्लेट था आपका अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट, ये अपसारी प्लेट क्या होता है देख लीजिए। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं, यानी आप इसको ऐसे भी देख लीजिए। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, इस प्लेट को हम लोग अभिसारी प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं, तो ऐसे प्लेट को अपसारी प्लेट कहते हैं। अपसारी प्लेट, एक एग्जांपल ले लीजिए। आज आप यहां हैं, यहां पे आप हैं, अभी आप यहां पे हैं। हुआ क्या कि इस भूभाग में दरारें उत्पन्न हुआ, खिंचाव पैदा हुआ। जब खिंचाव पैदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये ऐसे होंगे। देखिए ये ध्यान से, देखिए ऐसे थे। जब आप यहां थे, जब प्लेट ऐसा था तो आप ये ऐसे थे। लेकिन हुआ क्या, इस प्लेट में खिंचाव पैदा हो गया। हुआ खिंचाव पैदा। जब इस प्लेट में खिंचाव पैदा हुआ तो आप यहां से उतर के यहां आ जाएंगे। आप यहां आगे उतर के वहां से। जब आप यहां से यहां आए, जब आप यहां से यहां आ गए, तो जो भूभाग आप ऊपर में थे वो भूभाग वैसे के वैसे ही है, लेकिन आप नीचे आ गए। जब आप नीचे आए, देखिए ये भूभाग आपसे ऊपर है और ये नीचे आ गए। जब आप नीचे आ गए तो ऊपर का भूभाग तो ऊपर रह गया, तो वो एक पर्वत का रूप तो ले लेगा। तो जब दो प्लेट में खिंचाव पैदा होता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, देख लीजिए भ्रंश घाटी बना। और भ्रंश घाटी से जो पर्वत नजर आ रहे हैं, जो पठार नजर आ रहे हैं, वहां पे देखेंगे कि जो भ्रंश घाटी से बना है उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, यानी फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन का निर्माण करता है। बन गया फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन कैसे बना समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल है, आप ध्यान दीजिएगा। सियरा नेवाडा का एग्जांपल। सियरा नेवाडा माउंटेन कैलिफोर्निया में है। सियरा नेवाडा कैलिफोर्निया में एक माउंटेन है। वो माउंटेन फॉल्ट माउंटेन का एग्जांपल है। सियरा नेवाडा, ये आपका कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है। सियरा नेवाडा एक माउंटेन है, जो फॉल्ट माउंटेन का एग्जांपल है, वो कैलिफोर्निया में है। तो आप ये समझ गए होंगे, अपसारी प्लेट से फॉल्ट माउंटेन बनते हैं। ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जब ये ज्वालामुखी बहुत तेजी से फटते हैं तो एक गुंबदाकार आकृति धारण कर लेते हैं, तो गुंबदाकार पर्वत का निर्माण करते हैं। अगला अपशिष्ट पर्वत। जब इस पर्वतों में लाखों सालों के बाद
कई सालों के बाद जब ये पर्वत, जैसे कि ये पर्वत है, तो इसमें कुछ न कुछ सालों में अपक्षय होगा। ऊपर का ये भाग जो है वर्षा के कारण, पवन के कारण या ग्लेशियर के कारण कहीं न कहीं ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो नीचे के सरफेस पे आ जाएंगे या यहीं आकर के जमा हो जाएंगे। तो देखिए एक पर्वत और बन गया, जिसे हम लोग कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। भारत में शिवालिक रेंज इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से पर्वत बनने की जो प्रक्रियाएं हैं आप लोग बेखूबी समझ गए होंगे। तीसरा बताए थे आपको पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट से आमतौर पे छोटे मोटे प्रकार के भूकंप आते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं इस तरह से पैरेलल में, तो घर्षण से या तो कहीं पे खड्डे का निर्माण करते हैं या उससे कुछ गलित चट्टान जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो छोटे मोटे उच्च भूभाग तो निर्माण करते हैं, लेकिन उस भूभाग की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है जिससे एक पर्वत बन पाए, जो पर्वत के डेफिनेशन में आ पाए। देखिए मेरे ख्याल से ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि पर्वत कितने होते हैं, पर्वत के प्रकार क्या हैं, कौन से पर्वत किस प्रकार बने हैं, कौन पर्वत न्यू फॉल्ट माउंटेन है और कौन से पर्वत फॉल्ट माउंटेन है। आगे की चर्चा देख लीजिए। हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेरी चर्चा आपको एक कल जो पढ़ाएंगे वो रहेगा ग्लेशियल एरोजन, हिम अपर्दन। और कल पढ़ेंगे हम लोग जलमंडल में नदी का निर्माण कैसे हुआ, झीलें कैसे बनी, क्योंकि भू आकृति में किसी भी महादेश के भूभौतिक रचना में नदी और झील का एक अपना ही महत्व होता है। इसी महत्व के कारण झील और नदी को पढ़ना ज्यादा महत्व रखता है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम चर्चा करेंगे जो बचे पार्ट है हिम अपर्दन की बात। देखिएगा कल आप लोग अगर आपसे हो तो कुछ न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके देख लीजिएगा कि हिम अपर्दन से कौन कौन सी घटनाएं हाल फिलहाल में चल रही है। हम आपको पहले दिन बता चुके थे कि मेरा वीडियो 3 खंडों में होगी। पहला खंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंफॉर्मेशन यानी सूचना और कुछ सिद्धांत से जुड़ी होगी, वहीं इसका दूसरा खंड आगे की राह होगी। और आगे की राह में हम ऐसी चीज लेके आएंगे जिसमें कुछ प्रश्नवार होंगे जिसने बीपीएससी विगत वर्ष में पूछ रखा है, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू समसामयिकी के होंगे, आप लोग देख लेंगे। मेरा अगला खंड होगा आगे की राह। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे की राह पे। आगे की राह, इससे जुड़ा हुआ एक एक खंड हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ग्लूकोज में जाइमेस एंजाइम, जाइमेस एक एंजाइम है, ये एंजाइम है जाइमेस। तो ग्लूकोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट में, कहां पे, ईस्ट में जब ग्लूकोज का अपघटन यानी टूटना जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में अगर ईस्ट में होगा तो ये क्या बनेंगे, ये एथिल अल्कोहल बनेंगे। एथिल अल्कोहल बनेंगे। दूसरा, पहला तो ये हो गया, यानी ग्लूकोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट में जब टूटेंगे तो टूटने के उपरांत एथिल अल्कोहल बनेंगे। दूसरा पॉइंट, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने में
कौन सा विटामिन कारगर है? तो विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का। मेरा अगला भाग रहेगा जीभ के बारे में। देख लीजिए, जीभ का जो पहला भाग है यानी बाहरी का भाग है, यहां पे आपको मीठा। जीभ का तो अंदर वाले भाग में आपको कड़वा नजर आएंगे। जीभ का अंदर वाले भाग आपको कड़वा नजर आएंगे। जो इस साइड है इसमें आपको नमकीन, ये जो भाग दिख रहा है यहां पे आपको नमकीन का स्वाद आएगा। इधर भी नमकीन का स्वाद आएगा। जो ये भाग बचा है इसमें आपको खट्टा महसूस होगा, यानी ये भाग आपका खट्टा खट्टा। देखिए, जीभ के बाहरी भाग में मीठा। तो चलिए तो हम लोग फिर से बात करें। जीभ के बाहरी भाग में मीठा, तो अंदर के भाग में कड़वा। इसके जस्ट नीचे वाले भाग में नमकीन, तो इस साइड भी नमकीन रहा, खट्टा इधर भी खट्टा। तो वीडियो का मेरा दूसरा खंड खत्म होता है। हम तीसरे खंड की बात करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे जो कुछ समसामयिक विषय को लेके आएंगे, यानी एक ऐसे विषय लेके आएंगे जो चर्चा में रहा है, यानी करंट इवेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि बीपीएससी करंट का महत्व बीपीएससी में कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आता है। तो मेरा एक अनुमान है कि बीपीएससी करंट से वैसे इशू पूछ लेंगे जो काफी चर्चा कर रहा है। आप देखते होंगे एक इशू, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कैग के बारे में जरूर सुने होंगे। सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या का मतलब? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका पद काफी चर्चा का पद रहता है, क्योंकि इस पद में जो व्यक्ति होते हैं उसका एक विशेष जिम्मेदारी होती है, यानी भारत सरकार या राज्य का कोई भी सरकार कितना व्यय कर रही है अपने बजट वर्ष में, उसका लेखा जोखा रखने का काम इनका होता है। यानी सीएजी कैग के जो अभी चेयरमैन है, जो अभी अध्यक्ष हैं, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कैग के नए अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और वे 14वें अध्यक्ष हैं। वे 14वें अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। एक पद आता है सीजीए का, देखिए दोनों में कंफ्यूजन है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसका नाम है महालेखा नियंत्रक, यानी कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इससे पहले यानी सीजीए, ये देश के 28वें सीजीए बने हैं श्री दुबे जी। श्री दुबे जी ये 28वें सीजीए बने हैं। इसका काम क्या होता है? ये एक वित्तीय सलाहकार होते हैं किसी भी सरकार के। ये एक वित्तीय सलाहकार के तौर पे काम करते हैं, यानी चीफ एडवाइजरी ऑफ अकाउंटेंट के चीफ एडवाइजरी होते हैं सीजीए। सीएजी और सीजीए में अंतर नजर आ गया होगा। ये वित्त विभाग में सरकार कितना व्यय कर रही है उसका लेखा जोखा रखता है कि सरकार जो खर्चा कर रही है वो सही दिशा में हो रही है नहीं हो रही है। सरकार ने अगर कोई फर्जी कर रखा है इसकी भी लेखा जोखा ये रखते हैं, लेकिन ये सरकार के अंदर ही रहते हैं और सरकार का वित्तीय सलाहकार के तौर पे काम करते हैं कि कहां पे कितनी खर्च होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो आपको ये दो चीज क्लियर हो गया होगा। एक चीज की चर्चा और करेंगे हम लोग, 22वें विधि आयोग की। 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं, हाल ही फिलहाल में बने हैं। और विधि आयोग चर्चा का विषय होता है। जैसे कोई भी एक्ट पार्लियामेंट हाउस पास करती है, पार्लियामेंट हाउस पास करने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक अधिनियम कहलाता है।
और जब ये अधिनियम राजपत्रित भारत सरकार या किसी भी राज्य के राजपत्रित में पब्लिश हो जाते हैं, उस दिन से वो नियम प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से राजपत्री में प्रकाशन के बीच में कुछ फैसला होता है। जिस जो फैसला होता है उस टाइम में विधि आयोग का काम ही होता है कि अधिनियम एक मोटा मोटा दस्तावेज है, उसके नियम, रेगुलेशन, प्रोसीजर यानी प्रक्रियाएं क्या होगी, ये सारा चीज इसी के अंतर्गत होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी विधेयक बनेंगे उस विधेयक रेक्टिफाई करने के लिए आयोग के पास जरूर आएंगे, इसीलिए ये आयोग काफी चर्चा में रहता है। तो बता दें आपको, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। चलिए, इसी से एक चीज और बच गया, नीति आयोग। नीति आयोग काफी चर्चा में रहा है, चूंकि नई आयोग है तो नीति आयोग के चेयरमैन पीएम होते हैं और इसके डिप्टी चेयरमैन एस बेरी यानी सुमन बेरी, इसके डिप्टी चेयरमैन सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ सुब्रमण्यम हैं। सीईओ सुब्रमण्यम हैं, सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग भी क्लियर हो गया होगा। ये थोड़े थोड़े समसामयिकी के मुद्दे हैं जो हर दिन हम लेके आएंगे। आप लोग सिर्फ इसे ऊपर ऊपर देखते रहेंगे, नोट कर लेंगे तो भी बेहतर है, और नहीं भी कीजिएगा तो सिर्फ आप देखते रहेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज हमारी कक्षा को हम अंतिम रूप प्रदान करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अपने पूरे जोश से साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक भविष्य के वो शिक्षक बनने वाले हैं जो शिक्षक की एक गरिमा भी होगी, राष्ट्र निर्माता होंगे आप। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर वो जुनून भी होनी चाहिए राष्ट्र को बनाने का, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा योगदान एक शिक्षक का होता है। और अगर शिक्षक चाहे तो राष्ट्र का एक नया स्वरूप दे सकता है। उसे सरकार बनाने भी आती है, सरकार बिगाड़ने भी आती है। ये दम एक शिक्षक के अंदर होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पढ़ा हुआ बच्चा किसी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसी देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं, और उस देश में सबसे जो बड़े पद होते हैं यानी चीफ जस्टिस का पद होता है वो भी बनने का काम शिक्षक के द्वारा ही करवाया जाता है। इसी से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप इन चीजों से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो हम आपसे एक फेवर चाहेंगे कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। जी धन्यवाद।